गाना कुछ सालों पहले तक इंडिया का नंबर 1 म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, लाखों गाने और करीब 5,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। लेकिन कुछ ही सालों में ये साम्राज्य पूरी तरह से ढह गया, वो भी इतना कि 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन रखने वाली ये कंपनी 2023 में बिकी सिर्फ 25 लाख रुपए में। तो सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट आई कैसे? कौन सी गलतियां इस बादशाहत को मिट्टी में मिला गई? चलिए इस शॉकिंग स्टोरी को हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, साल था 2010 का। भारत में धीरे धीरे स्मार्टफोन्स हर किसी के हाथों में आ रहे थे और 3G इंटरनेट ने डिजिटल दुनिया के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए थे। लोग अब अपने मोबाइल पर सिर्फ कॉल्स नहीं करते, बल्कि वीडियोस देखना, गाने सुनना और हर तरह के ऑनलाइन काम को करने लगे थे। लेकिन इस टाइम तक एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि गाने सुनने का कोई आसान और लीगल तरीका मौजूद ही नहीं था। लोग या तो YouTube पर गाने ढूंढते, जहां ऑडियो सुनने के लिए वीडियो भी प्ले करनी पड़ती थी, या फिर पायरेटेड वेबसाइट से डाउनलोड करके सुनते थे, जहां पुअर साउंड क्वालिटी और बफरिंग जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स थी। और हाँ, ये तरीका लीगल भी नहीं था। इसी समय टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड में काम करने वाले दो म्यूजिक लवर्स अविनाश मुदलियार और जय थाटे भी रोज यही फ्रस्ट्रेशन झेल रहे थे। उन्हें लगता था कि काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां वो आसानी से अच्छी क्वालिटी में गाने सुन सके। और फिर इसी दौरान जब उन्होंने मार्केट एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि यह उनके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लाखों लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इसी को ही देखते हुए दोनों दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा म्यूजिक प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा जिसमें गाने लीगल तरीके से सुने जा सके, अच्छी क्वालिटी में हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में मौजूद हो और सबसे जरूरी बात, उसे इंडियन ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया हो। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि कोई भी आइडिया सुनने में जितना आसान लगता है, उस पर काम करना उतना ही मुश्किल होता है। अविनाश और जय को पता था कि अगर उन्हें एक लीगल म्यूजिक प्लेटफॉर्म बनाना है तो उन्हें हजारों गानों के लाइसेंसिंग राइट्स लेने होंगे। और ये काम ना सिर्फ मुश्किल था, बल्कि इसमें बहुत सारा पैसा भी लगता, जो कि उनके पास में नहीं था। इसीलिए अविनाश और जय ने अपना आइडिया टाइम्स इंटरनेट की सीनियर टीम के सामने रखा। और दोस्तों, कमाल ये हुआ कि सीनियर मैनेजमेंट को ये कॉन्सेप्ट तुरंत पसंद आ गया। उन्हें लगा कि अगर सही एग्जीक्यूशन हुआ तो ये भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक प्लेटफॉर्म बन सकता है। बस फिर क्या था, टाइम्स इंटरनेट ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अपना टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हुए हरी झंडी दे दी। और इस तरह से कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार अप्रैल 2010 में गाना वेबसाइट लॉन्च हुआ। और अब भारत में पहली बार म्यूजिक सुनना लीगल, आसान और एक्सेसिबल बन गया था। ये वो समय था जब लोग गाने ढूंढने, डाउनलोड करने और स्टोरेज में रखने जैसे झंझट में उलझे हुए थे। लेकिन गाना उनके लिए एक साफ सुथरा, भरोसेमंद और नया एक्सपीरियंस लेकर आया, जिसे कि लोगों ने खूब पसंद किया। जैसे कि वेबसाइट पर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस में हजारों गाने मौजूद थे। साथ ही सैड सॉन्ग, रोमांटिक या फिर वर्कआउट जैसे हर इमोशन के लिए पहले से ही प्लेलिस्ट बने हुए थे। इसके बाद से गाना ने अपने प्लेटफॉर्म में पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस को जोड़ दिया, जिसके चलते जब हर बार आप उसकी वेबसाइट को खोलते तो ऐसा लगता था जैसा ये आपका मूड पहले से ही समझ गया हो। अभी तक इतना शानदार एक्सपीरियंस यूजर्स को कभी नहीं मिला था, जिसका असर ये हुआ कि नवंबर 2012 तक हर महीने करीब 30 लाख लोग गाना की वेबसाइट को विजिट कर रहे थे। इतने कम समय में इतना जबरदस्त यूजर ग्रोथ, ये साफ इंडिकेशन था कि गाना लाखों लोगों की रोज की आदत बन चुका था। ये वो टाइम था जब स्मार्टफोन्स धीरे धीरे हर किसी के पास अपनी पहुंच बना रहे थे। ऐसे में टाइम्स इंटरनेट को समझ आ गया कि लोग वेबसाइट से निकलकर बहुत जल्द मोबाइल ऐप्स की तरफ बढ़ेंगे, और अगर गाना को रिलेवेंट बने रहना है तो उसे जल्दी इस बदलाव को अपनाना होगा। इसीलिए गाना ने खुद को सिर्फ ब्राउजर तक सीमित न रखते हुए साल 2013 में एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी और यहाँ तक कि J2ME वाले पुराने फोन्स के लिए भी अपने मोबाइल ऐप्स लॉन्च कर दिए थे। उस टाइम गाना एक अर्ली मूवर के तौर पर म्यूजिक स्ट्रीमिंग की दुनिया में तेजी से ग्रो कर रहा था। हर महीने लाखों नए यूजर जुड़ रहे थे और प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस भी लगातार बेटर होते जा रहा था। लेकिन तभी इस बढ़ती हुई मार्केट में एक नया खिलाड़ी उतरा, विंक म्यूजिक, जिसे भारतीय एयरटेल ने 1 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था। एयरटेल जैसी बड़ी टेलीकॉम के सपोर्ट के साथ में विंक की एंट्री काफी दमदार रही थी, जिससे गाना के लिए कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि गाना का इस पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि गाना उस टाइम तक एक ट्रस्टेड और पॉपुलर नाम बन चुका था और यूजर्स उससे इमोशनली जुड़ चुके थे। साथ ही गाना लगातार नए फीचर्स और टेक इनोवेशंस के जरिए यूजर्स की एक्सपेक्टेशन से हमेशा एक कदम आगे निकल जाता था।
इसीलिए विंग की एंट्री के बावजूद गाना अपनी पोजीशन पर मजबूती से टिका रहा। इसके बाद 2015 में स्मार्टफोन जायंट माइक्रोमैक्स भी मैदान में उतरा और गाना.com में स्टेक एक्वायर कर लिए, जिसके बाद उसने अपने नए फोन्स में गाना ऐप को प्री इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अब उस टाइम माइक्रोमैक्स के लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स काफी पॉपुलर हो रहे थे और लोग बड़ी संख्या में इसे खरीद रहे थे। ऐसे में जब भी कोई नया यूजर अपना पहला स्मार्टफोन खरीदता तो उसे वहां पहले से ही एक रेडी टू यूज म्यूजिक ऐप मिल जाता, जिसमें उसकी लैंग्वेज और पसंद के हिसाब से लाखों ऑप्शंस मौजूद थे, वो भी बिल्कुल फ्री। इस तरह से गाना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया। लेकिन फिर इसी बीच 2016 में रिलायंस ने जियो को लॉन्च कर दिया और इसके आते ही इंडिया में एक बड़ा डिजिटल बदलाव आया। जियो के फ्री इंटरनेट से देश भर में करोड़ों लोग पहली बार तेज और सस्ता इंटरनेट इस्तेमाल करने लगे। इससे ऑनलाइन कंटेंट कंजप्शन में जबरदस्त उछाल आया और गाना जैसे म्यूजिक ऐप के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अब ज्यादा से ज्यादा लोग गाना पर सॉन्ग सुनने लगे और एप्स के डाउनलोड्स भी कई गुना बढ़ गए। लेकिन ठीक तभी 2017 में जियो ने एक ऐसा दांव खेला जिसने गाना की नींद उड़ा दी। असल में जियो ने अपना खुद का म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सावन को लॉन्च कर दिया था। अब पहले से ही टेलीकॉम मार्केट में अपना दबदबा बना चुकी जियो ने जब अपने फ्री डेटा प्लान के साथ में जियो सावन को भी देना शुरू कर दिया तो फिर लाखों लोग धीरे धीरे गाना छोड़कर जियो सावन की तरफ जाने लगे। लेकिन इस कंपटीशन से लड़ने के लिए गाना भी शांत नहीं बैठा, बल्कि कई सारे नए फीचर्स दिए और एक्सपेरिमेंट करता गया। जैसे 2017 में ही कंपनी ने 2 मेजर स्टेप्स लिए, जिनमें पहला था गाना ओरिजिनल्स को लॉन्च करना। असल में इसको शुरू करने का मकसद था कि वो सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों के गानों पर निर्भर न रहकर खुद का ओरिजिनल म्यूजिक तैयार करेंगे, जो सिर्फ गाना पर ही सुनने को मिलेगा। इसके लिए गाना ने कई पॉपुलर बॉलीवुड और रीजनल आर्टिस्ट के साथ में पार्टनरशिप की और उनके साथ मिलकर नॉन फिल्म सॉन्ग्स बनाए। इस तरह से हर हफ्ते एक नया गाना लॉन्च होता था, जो कि एक गाना ऐप के अलावा बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं था। इससे यूजर्स को ऐप खोलने का एक नया रीजन मिल गया। साथ ही गाना को एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप से बढ़कर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के रूप में पहचान मिली। इस इनोवेशन का असर ये हुआ कि लॉन्च के पहले ही 5 हफ्तों में गाना ओरिजिनल्स को 20 मिलियन से भी ज्यादा बार स्ट्रीम किया गया था, जो बढ़ते कंपटीशन के बीच अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी। इसके अलावा कंपनी का दूसरा स्टेप था गाना प्लस को लॉन्च करना, क्योंकि अब तक ये एक फ्री म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था और ज्यादातर यूजर्स एड सपोर्टेड वर्जन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कंपटीशन को देखते हुए गाना ने अपने बिजनेस मॉडल को फ्यूचर रेडी बनाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ एड बेस्ड कमाई पर टिके रहना अब लॉन्ग टर्म में फायदेमंद नहीं है। इसीलिए उसने अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल गाना प्लस को भी लॉन्च कर दिया। इस प्लान के तहत यूजर्स को एड फ्री म्यूजिक एक्सपीरियंस, हाई क्वालिटी ऑडियो, ऑफलाइन डाउनलोड्स और अनलिमिटेड स्किप जैसी प्रीमियम सर्विसेज मिलती थी। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 99 रुपए और एनुअल प्लान लगभग 999 रुपए में मिलता था। अब यहाँ तक देखें तो गाना के लिए सब कुछ काफी स्मूथ चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 2018 जब अमेजन प्राइम म्यूजिक ने भारत में एंट्री ले ली एंड अब कंपटीशन और भी ज्यादा टफ हो गया। हालांकि शुरुआत में इसका असर गाना पर ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि अमेजन का फोकस प्राइम मेंबर्स को एडिशनल वैल्यू देना था, न कि प्योर म्यूजिक एक्सपीरियंस। साथ ही उस समय अमेजन प्राइम म्यूजिक की लाइब्रेरी भी बहुत लिमिटेड थी और उसका यूआई भी उतना एंगेजिंग नहीं था। इसीलिए अमेजन प्राइम म्यूजिक ने कुछ यूजर्स को अट्रैक्ट जरूर किया, लेकिन जो लोग म्यूजिक को दिल से सुनते थे उनके लिए अब भी गाना ही पहली पसंद बना रहा। शायद यही रीजन था कि इन्वेस्टर्स को भी गाना में एक मजबूत पोटेंशियल नजर आने लगा और इसी भरोसे की ही एक बड़ी मिसाल देखने को मिली फरवरी 2018 में, जब चीन की टेक जायंट कंपनी टेंसेंट ने गाना में $115 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। टेंसेंट ने गाना में करीब 34% की हिस्सेदारी खरीद ली थी, जिसके बाद प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन अगले 2 सालों में $500 मिलियन के भी ऊपर पहुंच गई। इस फंडिंग से गाना ने न सिर्फ अपने टेक और एआई रिकमेंडेशंस को इम्प्रूव किया, बल्कि एग्रेसिवली मार्केटिंग कैंपेन शुरू किए और रीजनल कंटेंट्स पर भी पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इन सभी डेवलपमेंट्स का असर भी बहुत ही जल्द दिखने लगा, क्योंकि अप्रैल 2019 में गाना ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उसने 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है और ये अचीवमेंट हासिल करने वाला यह इंडिया का पहला म्यूजिक ऐप था। हालांकि गाना की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक एक समय ऐसा भी था जब उसके पास 150 मिलियन से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स थे।
लेकिन ये दौर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया, क्योंकि 2019 से कंपटीशन अचानक बहुत तेज हो गया। सबसे पहले 2019 में स्पॉटिफाई ने इंडिया में एंट्री ली और एक पल में ही मार्केट का पूरा मूड बदल दिया, क्योंकि ये एक ग्लोबल जायंट था जो अपने साथ एक प्रीमियम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक्सपीरियंस लेकर आया था। खासकर बड़े शहरों के यूथ के बीच में इसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिला, क्योंकि इसका स्लीक यूजर इंटरफेस, बेहतरीन एआई बेस्ड रिकमेंडेशंस और ग्लोबल म्यूजिक कलेक्शंस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। अभी गाना की टीम इस प्रॉब्लम से निपटने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसी साल YouTube ने भी अपना YouTube म्यूजिक ऐप लॉन्च कर दिया। अब YouTube तो पहले से ही भारत में हर घर में जाना पहचाना नाम था, इसीलिए YouTube म्यूजिक ऐप को भी काफी बढ़िया रिस्पांस मिला और उसने कंपटीशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि इसके बावजूद गाना ने हार नहीं मानी और अपने यूजर्स को खुद से जोड़े रखने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। इसका असर ये हुआ कि साल 2020 आते आते गाना इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस बन चुका था और उस साल इंडिया में जितने भी म्यूजिक स्ट्रीम्स हुए थे उनमें से 30% अकेले गाना पर हुए। ये सिर्फ एक डेटा नहीं बल्कि इस बात का भी सबूत था कि चाहे मार्केट में कितने भी नए खिलाड़ी क्यों ना आ जाएं, गाना अपने लॉयल देसी लिसनर्स की लिस्ट में टॉप पर था। लेकिन दोस्तों, इस कामयाबी की कंपनी को एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 2020 में गाना का रेवेन्यू था 120 करोड़ रुपए, जो कि देखने में बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था और वो ये कि गाना हर एक रुपए को कमाने के लिए 4 रुपए 20 पैसे खर्च कर दे रहा था। मतलब कि 120 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाने के लिए उसने 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए। इसका सीधा असर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ा और फाइनेंशियल ईयर 2020 में गाना का नेट प्रॉफिट रेशियो -228% तक गिर गया। यानी कंपनी की इनकम बढ़ तो रही थी, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी बढ़ रहा था, जिससे अब कंपनी को पैसों की दिक्कत होने लगी थी। ऐसे में गाना को बहुत जल्दी फंडिंग की जरूरत थी ताकि ऑपरेशंस को सस्टेन किया जा सके और लॉसेस मैनेज हो सके। लेकिन तभी 2020 में उसे एक ऐसा झटका लगा जिसने गाना की हालत और भी ज्यादा खराब कर दी। असल में बॉर्डर टेंशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था कि कोई भी चाइनीज कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। अब गाना का सबसे बड़ा इन्वेस्टर टेंसेंट भी एक चाइनीज कंपनी था जो गाना में और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन उसे गवर्नमेंट से अप्रूवल से नहीं मिले। ऐसे में गाना को सिर्फ टाइम्स इंटरनेट या किसी नए इंडियन इन्वेस्टर पर डिपेंडेंट रहना पड़ा। लेकिन कोई भी नया इन्वेस्टर एक लॉस मेकिंग कंपनी में अपना पैसा क्यों ही डालता भाई। गाना अभी तक फंडिंग क्राइसिस की मार से उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी 2020 में पेंडेमिक ने दस्तक दे दी। ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक साइक्लोन था जिसने करोड़ों कंपनियों की कमर तोड़ दी और गाना भी उनमें से ही एक था। पेंडेमिक के बाद सबसे पहला झटका लगा गाना के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर। असल में कोविड के बाद कई सारे ब्रांड्स या तो बंद हो गए या फिर सर्वाइवल मोड में चले गए। ऐसे में वो ब्रांड्स जो पहले गाना को एड रेवेन्यू देते थे अब खुद ही बचने के रास्ते ढूंढ रहे थे। इससे कंपनी को एड से होने वाली कमाई बहुत कम हो गई। वहीं दूसरी तरफ लोग भी अपने घरों में कैद थे और मैक्सिमम लोगों के काम कारोबार ठप हो गए थे। उस सिचुएशन में लोग गाने तो सुन रहे थे लेकिन वो पैसे देने को तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि फ्री यूजर्स की संख्या तो बढ़ गई लेकिन पे करने वाले सब्सक्राइबर्स कम हो गए। इस तरह से धीरे धीरे कंपनी की हालत बिगड़ने लगी। हर महीने सर्वर कॉस्ट, म्यूजिक रॉयल्टीज, स्टाफ सैलरीज और ऐप मेंटेनेंस का करोड़ों का खर्चा आता था, लेकिन उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं था। मजबूरी में गाना ने स्टाफ की छटनी शुरू कर दी और एक्सपेंसेस में भी कटौती करने लगा। इस वजह से गाना अब वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा था जो पहले किया करता था, जिसके चलते सोशल मीडिया पर ऐप्स से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स आने लगे। जैसे सॉन्ग लोड नहीं हो रहे थे, ऑफलाइन डाउनलोड्स नहीं चल रहे थे या फिर ऐप हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स पर कंपनी ने कोई खास एक्शन नहीं लिया और फिर आया वो दिन जब गाना के सबसे लॉयल यूजर्स ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। असल में सितंबर 2022 में गाना ने बिना किसी वार्निंग के अपनी पूरी फ्री सर्विस ही बंद कर दी थी। यानी अब से कोई फ्री स्ट्रीमिंग नहीं, कोई फ्री डाउनलोड्स नहीं, यहाँ तक कि बेसिक प्लेबैक के लिए भी सब्सक्रिप्शन जरूरी कर दिया गया। ऐप खुलते ही एक पॉपअप मिलता था कि टू कंटिन्यू गाना प्लीज अपग्रेड टू प्रीमियम। गाना को लगा था कि अगर 150 मिलियन यूजर्स हैं तो फिर 5 से 10 मिलियन यूजर्स तो प्रीमियम ले ही लेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा।
क्योंकि कंपनी के इस कदम से यूजर्स पूरी तरह से शॉक में चले गए। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर गाना को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया और वो स्पॉटिफाई, जियो सावन और विंग पर शिफ्ट हो गए। इस समय तक इन्वेस्टर समझ चुके थे कि ये मॉडल अब स्केलेबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने भी दूरी बनानी शुरू कर दी। ऐसे में टाइम्स इंटरनेट ने सोचा कि इसमें और पैसा लगाकर बर्न करने से अच्छा है कि गाना को बेच ही दिया जाए। लेकिन दोस्तों 2022 में कंपनी के लॉसेस 316 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके थे और फ्यूचर में भी वापसी की बहुत कम उम्मीद थी। ऐसे में कोई भी बायर कंपनी को खरीदने में अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा था। लेकिन फिर इस मुश्किल घड़ी में भारतीय एयरटेल ने हाथ बढ़ाया। असल में वो गाना को खरीदकर उसे अपनी विंक म्यूजिक के साथ में मर्ज करना चाहता था, लेकिन एयरटेल ने सिर्फ 100 करोड़ रुपए यानी $12.5 मिलियन का ऑफर दिया, जबकि 2021 में गाना की वैल्यूएशन थी $580 मिलियन, यानी कि एयरटेल का ऑफर उस वैल्यूएशन का सिर्फ 2.5% था। इसीलिए टाइम्स इंटरनेट ने इस डील से इनकार कर दिया। अब एक तरफ तो अच्छी डील ही नहीं मिल रही थी और दूसरी तरफ गाना का मार्केट प्रेजेंस भी लगातार बिगड़ता जा रहा था और इसी का ही फायदा उठाते हुए स्पॉटिफाई इंडिया में तेजी से पांव पसारने लगा। इस तरह से 2023 तक स्पॉटिफाई ने इंडिया के म्यूजिक स्ट्रीमिंग मार्केट का 26% शेयर हथिया लिया और गाना को पीछे छोड़ते हुए खुद नंबर 1 की पोजीशन पर आ गया। हालांकि टाइम्स इंटरनेट ने गाना को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन जब कोई खास फायदा नहीं दिखा तो दिसंबर 2023 में इन्होंने गाना को ENIL यानी एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड, जो कि रेडियो मिर्ची की पेरेंट कंपनी है, उसे सिर्फ 25 लाख रुपए में ही बेच दिया। जी हाँ, कभी 580 मिलियन वाली ये कंपनी 25 लाख रुपए यानी सिर्फ $30,000 में बिक गई, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए टोटल डिजास्टर साबित हुआ और इससे टेंसेंट, टाइम्स ग्रुप और माइक्रोमैक्स को भारी नुकसान हुआ। खैर, अब गाना एक नए हाथों में आ गया था और लोगों को उम्मीद थी कि ENIL इसे एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना देगी, लेकिन इस बार भी अंजाम इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। असल में ENIL ने गाना की सब्सक्रिप्शन फी डबल करके मंथली 599 रुपए और ईयरली 5,993 रुपए कर दिया। ऐसे में ये प्राइस सुनते ही ज्यादातर यूजर्स ऐप को अलविदा कह गए। इस समय तक गाना के सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम रह गए थे और जो बचे भी थे उनमें से ज्यादातर डिस्काउंटेड प्लान पर ही टिके हुए थे। और दोस्तों, इस तरह की तेज गिरावट से गाना की पोजीशन मार्केट में काफी कमजोर हो गई। लेकिन दोस्तों, ENIL अभी भी गाना को जीवित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे कि 2024 में इसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में हाथ मिलाया है। इस पार्टनरशिप के जरिए अब महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक SUVs जैसे BE6 और XUV E9 में गाना ऐप पहले से ही इंस्टॉल मिलेगा, और वो भी किसी बेसिक वर्जन के साथ में नहीं, बल्कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड हाई क्वालिटी 3D साउंड एक्सपीरियंस के साथ, ठीक कुछ वैसा जैसे बड़े बड़े लग्जरी कार्स में होता है। साथ ही ENIL अब गाना को मिर्ची प्लस के रूप में रीब्रांड करने की तैयारी में भी है। मतलब कि अब मिर्ची के रेडियो शोज, पॉडकास्ट और एंटरटेनमेंट को गाना के साथ में जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, साफ है कि गाना मास ऑडियंस से हटकर अब प्रीमियम और एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस पर फोकस कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नया कदम गाना को फिर से सक्सेस दिला पाएगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।